हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ और वो है एनजाइटी। मेरी एनजाइटी नहीं, हमारे बच्चों की एनजाइटी। आई थिंक जो भी इस एज के बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, जो 10-11 साल के हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमें एकदम से लगने लग जाता है कि सब कुछ ना एकदम परफेक्ट चल रहा है, सारी चीज़ें ना एकदम परफेक्ट है, हमारा बच्चा एकदम परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अचानक से हमें पता चलता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मेरा बच्चा वापस से बहुत सारे मेल्टडाउन्स दिखाने लगा है और अपनी बातें नहीं बता पा रहा है और एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा है। बहुत सीवियर एंजाइटीज़ हो रही हैं, बहुत सीवियर फियर्स हो रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें करने लगा है। आजकल ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ मैं, और मैं आपके साथ ये वीडियो तब शेयर कर रही हूँ जब मैंने इसका कुछ कुछ चीज़ें हैंडल करना सीख लिया है और अब थोड़ा चीज़ें सेटल होने लगी हैं, तो मैं आपके साथ इस बारे में बात कर रही हूँ। तो पीछे कुछ दिन मेरे ऐसे गए हैं जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इतना सीवियर एंजाइटी मैंने कभी ईशा की नहीं देखी और मुझे ऐसा लगने लगा कि सब कुछ, जो कुछ भी मैंने किया था, वो सब ख़राब हो गया है। ईशा का वापस से बिहेवियर इश्यूज़ आने लगे हैं और उसके मेल्टडाउन्स बहुत सीवियर होने लगे हैं। उसके ऐसे डर मैंने कभी नहीं देखे जो मैं आज देख रही हूँ। और उसको रियलिटी और ड्रीम्स में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। उसको आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी हैं और वो उन चीज़ों पे इतना बिलीव करती है कि वो किसी और पे विश्वास ही नहीं कर रही है। वो एक अपने कमरे में बंद हो जाती है, बाहर नहीं निकल रही है, बाहर निकलने का ट्राई नहीं कर रही है, सब कुछ छुपा रही है, अपने अंदर बंद कर ले रही है, बंद हो जा रही है। आई होप जो भी इस एज के बच्चों को हैंडल कर रहे हैं उन सबको ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। और बहुत डिफ़िकल्ट फेस होता है हमारे लिए और हमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहे ना। हम तो कम से कम शेयर तो कर सकते हैं किसी के साथ, वो किसके साथ शेयर करेंगे? उन्हें तो खुद ही नहीं पता चल रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करूँगी जिसने मुझे रियली हेल्प किया है, रियली। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ही मैं जब गई थी तो भी मुझे कुछ खास ऐसे समझ में नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगा एज अ मदर, जो मुझे लगा, मैंने वो ट्राई किया और उस चीज़ ने हेल्प किया। कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े मैंने, ऐसी बात नहीं है। और मुझे पता चला कि बच्चे रियली स्ट्रगल करते हैं इस एज में और उनको रियलिटी और उनको जो सुनाई पड़ रहा है वो सच और झूठ के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते। सपोज़ ईशा को फॉक्स की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उसे एक्चुअली में लगेगा कि फॉक्स है और यहीं आने वाला है, अभी वॉशरूम से निकल के उसके पास आने वाला है। मुझे कई बार ऐसे लगता था क्या ही बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही हैं, बट जब मैंने उससे बात करी ना, वो इतनी डरी हुई थी ना कि मुझे लगा कि मुझे समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मैंने उससे बहुत सारी बातें करी और आज मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी इन चीज़ों में मुश्किल आ रही होगी और आप भी बहुत स्ट्रगल करते होंगे इन चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चे के साथ ट्राई करनी है, जो मैंने करी थी, उसे बहुत सारा प्यार देना है और उसे बोलना है कि आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसकी चीज़ों को मजाक में नहीं उड़ाना। अरे कोई फॉक्स नहीं है, अरे क्या ही तुम बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो, कुछ नहीं है यहाँ पर। प्लीज़ मत बोलिए ऐसे। वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं कर रही, उनके साथ रियली ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब ईशा के साथ ये सब कुछ चल रहा था तो मैं उसको पहले तो स्टार्टिंग में मुझे इतना, मेरा खुद का एक तरीके से मैं बोलूँ तो मेरा बेस ही हिल गया था कि चल क्या रहा है, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इतनी एनजाइटीज़ क्यों हो रही हैं। और फिर मैंने ईशा को सिर्फ इतना बोलना शुरू किया कि ईशा आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है एंड आई रियली लव यू, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। उससे अपने ऊपर डाउट होने लगा था कि शायद मैं ही ख़राब हूँ, शायद मुझे ही चीज़ समझ में नहीं आ रही, चाहे शायद मैं ही सबको परेशान कर रही। तो मुझे सिर्फ उसे बिलीव दिलाना था कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो
और जब बच्चे को अपने पेरेंट्स के ऊपर इस तरीके का विश्वास होने लग जाता है ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो आधी उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, आपको खुद बहुत पीसफुल रहना है, आपको खुद बहुत काम रहना है। अब जब आप शांत होगे ना, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत शांत हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ईशा ने मुझसे बोला कि मम्मा फॉक्स की आवाज़ आ रही, फॉक्स की आवाज़ आ रही, अरे फॉक्स की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके मुझे भी आ रही है। पर पता है ईशा, फॉक्स यहाँ पे है नहीं, बहुत दूर है, वो किसी जंगल से आ रही होगी, बट वो हमारे पास आ नहीं सकता। पता है, हम तो बहुत ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर मैंने उसे ये बताया कि ईशा, ये जो तुमको हो रहा है ना, ये मुझे भी होता है, पता है, मुझे भी बहुत चीज़ों से डर लगता है। उसका रिएक्शन था अच्छा। मैंने कहा मुझे पता है किन किन चीज़ों से डर लगता है। तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मा किन चीज़ों से डर लगता है। मैंने कहा मुझे ना बहुत तेज़ आवाज़ों से डर लगता है, मुझे बहुत तेज़ जब कोई चीज़ हिलती है तो मुझे डर लगता है, मुझे बहुत हाइट से डर लगता है, और मैं पता है बहुत डर जाती हूँ। पर मुझे लगता है ना कि ईशा मेरे साथ है ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बस ईशा को हक करती हूँ, मेरा डर ना भाग जाता है। तो तुम्हें जब भी डर लगे ना, तो मम्मा को हक कर लेना, तुम्हारा डर भी ना भाग जाएगा, और कोई भी चीज़ ना ऐसी तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। और मैंने देखा धीरे धीरे कि ईशा की जब भी वो डर डेवलप होते थे, वो हमेशा मेरे पास आ जाती थी और वो बहुत बेटर फील करती थी। तो अपने बच्चे को हैंडल करने से पहले आपका शांत होना, आपके पास स्ट्रेटजीज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर थ्री, आपको अपने बच्चे का एक रूटीन फिक्स करना है। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है इस एज में बच्चों में, कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फुल डे का उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होगी। ये जो रूटीन होता है ना, ये बच्चों को बहुत शांत करता है। आपको पता नहीं है, बच्चे को पता होता है ना कि मेरे साथ ये होने वाला है, ये एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, हमारा दिन ऐसे जाने वाला है, तो उनका दिन ऑक्यूपाइड होता है। उनको ऑक्यूपाइड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी चीज़ है टाइम टेबल। तो मैं ईशा का रोज़ टाइम टेबल बनाती थी। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें फॉलो ना कर पाऊँ, बट वो अपनी सारी चीज़ें उस टाइम टेबल से कंप्लीट करती थी। तो एक ब्यूटीफुल सा टाइम टेबल बना करके उसकी कॉपी में लिख दीजिए, या ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, या फिर अपने रूम के कहीं पर किसी वॉल में लगा लीजिए, ताकि बच्चा उस रूटीन को फॉलो कर सके। पिक्चर्स के साथ लगा लीजिए, उसे और इंटरेस्टिंग बना दीजिए। ईशा की नींद बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी, तो मैंने फिर से स्टडी करी कि कैसे मैं ईशा की नींद को सही कर सकती हूँ। ये एनजाइटी सबसे ज़्यादा उसे रात में हिट करती थी। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट ये किया कि जब भी तुमको कोई भी साउंड आए, मतलब मैं क्या नोटिस करती थी कि ईशा जब भी उसको कोई भी साउंड सुनाई पड़ रही जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर रही, तो वो एलेक्सा लगा लेती थी, सॉन्ग्स लगाती। हम बहुत परेशान थे कि दिन भर सॉन्ग्स क्यों चलाती हो तुम, क्यों तुम्हें इतनी सॉन्ग्स की ज़रूरत है, क्यों तुम्हें इतना म्यूज़िक चाहिए, क्यों हमेशा तुमको कान में ऑडिटरी चीज़ें चाहिए। फिर पता चला जैसे मैं ईशा के साथ बैठ करके आराम से मैंने उससे बात करी है, उसने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। और ऐसे ही नहीं बताया, मुझे उसे बहुत कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा कि मैं ना सब समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड। सबसे पहले अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि मैं ना तुमको समझती हूँ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं कर रही हो, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम मम्मा की सबसे प्यारी बच्ची हो। और वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि बोलो मम्मा, यू लाइक ईशा, ओनली ईशा। मैंने कहा यस आई लाइक ईशा एंड ओनली ईशा, तुम बेस्ट हो मेरे लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने करी, तो मुझे ईशा से पता चला कि ये सब चीज़ें चलती हैं, उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, ये सच है, बहुत आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं हमारे बच्चों को जब वो बहुत एंशियस होते हैं। तो उनकी एंजाइटी को लो करने का सबसे ज़्यादा तरीका जो अच्छा ये है कि बच्चों को ऑक्यूपाइड रखना है, उनका रूटीन मेंटेन करना है, अपने आप को बहुत काम और शांत रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कामनेस आपसे मिले। नंबर 4, अपने बच्चे की किसी भी चीज़ को मजाक में नहीं उड़ाना है कि अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है। ये हम लोग बोलते हैं, मैंने भी बोले है, क्योंकि जब हमें दिखता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो हम खुद बहुत एंशियस हो जाते हैं। तो बच्चे की हर चीज़ को ना बहुत रिस्पेक्ट देना है, और उसको ना अपने बहुत कॉन्फिडेंस में रखना है। जब आप कॉन्फिडेंस में उसको रखोगे ना, तो एक अलग तरीके का रिश्ता बनेगा। उसको लगेगा ना ये जो इंसान है ना, जो मेरी मम्मा है ना, ये मेरे जैसी है, मेरे डैड जो है मेरे जैसे हैं। सो बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस में रखना है। बच्चों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले ईशा के साथ। टिकलिंग गेम्स खेलने हैं, उनको हग करना है,
उनको एक बहुत अच्छा बड़ा टॉय देना है जिसको हग कर सकें, और उनको थोड़ा बहुत कंप्रेशन देना है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस देने हैं, जो बेसिक बेसिक आप थेरेपीज कर सकते हो। उन्हें स्विंग पे लेके जाना है, एक वॉक पे लेके जाना है, फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत डालनी है उनकी लाइफ में। तो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। जो बच्चे के साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, मतलब बच्चे को नहीं भेजना, आप खुद जाओ, वॉक करो, दौड़ो, भागो, सॉन्ग सुनो, डांस करो, जो मैंने वो करो, बीच बीच में उसको टिकलिंग करो, गुदगुदी करो, उसके साथ खूब सारे गेम्स खेलो, खूब सारा हंसो उसके साथ, खूब सारी चीज़ें इंजॉय करो। तो ये जो एनजाइटी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना अपने पेरेंट्स की होती है, अपने लोगों को होती है। तो मैंने बहुत इसमें बहुत लोगों से मिली, बहुत लोगों से बातचीत करी, तो सभी यही बोलते थे कि इसमें ना पेरेंट्स जो कर सकते हैं ना, वो कोई थेरेपिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको बहुत काम करना है बच्चे के ऊपर, आपको बच्चे के अंदर से एंजाइटीज़ निकालनी है, तो आपको अवेलेबल होना है उसके लिए। उसके उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत शांत होना है बच्चे के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ईशा पे करी। अब ईशा बहुत हैप्पी है, और एनजाइटी से काफ़ी हद तक वो मैनेज कर पा रही है। अभी वो मैनेजेबल स्थिति में है। हाँ, लेकिन जब ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं उसे बहुत टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो फिर से वापस से हिट करता है। बट एक्चुअली आई नो कि इसे कैसे हैंडल करना है। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप इन चीज़ों से स्ट्रगल करें तो हेल्प करेगा। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।